वेलकम बैक टू कपिल फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के लिए यूनिट 3 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया बेटा, मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बायोट-सैवर्ट्स लॉ मे बी रिप्रेजेंटेड इन वेक्टर फॉर्म एज, मतलब कि जो बायोट-सैवर्ट्स लॉ है ना, उसे हम वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस चीज के लिए आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है बेटा। तो जरा देखिए ध्यान से। आपने सभी ने बेटा बायोट-सैवर्ट्स लॉ इस तरीके से पढ़ा होगा कि हमारे पास में कंडक्टर होता है जिसमें से हम कितना करंट फ्लो कराते हैं, I, और उसका फिर एक छोटा सा एलिमेंट कट किया जाता है जिसकी अपनी लेंथ कितनी होती है, dl। फिर इस एलिमेंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर हम बेटा मार्क करते हैं एक पॉइंट P, और यहां पर जो ये एंगल बनता है उसे लेते हैं हम थीटा। तो ये एलिमेंट इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है ना, उसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई कितना होता है बेटा, r स्क्वायर। अब आप जरा ध्यान से देखिए, आपको याद होगा बेटा कि ये जो बायोट-सैवर्ट्स लॉ है ना, इसमें आया हुआ जो dl है, ये जो dl है, ये यहां पर एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करना होता है। और आपको ये पता है यहां पर जो dl है ना, ये जब वेक्टर माना जाता है तो इसकी जो डायरेक्शन होती है ये उसी डायरेक्शन में होती है बेटा जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो यहां से क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो dl का जो वेक्टर ड्रॉ होगा वो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अब यहां से बेटा ये जो r है, ये भी एक वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यहां से इस r का जो वेक्टर ड्रॉ होता है ना, वो होता है बेटा आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि 2 वेक्टर्स हैं जिनके बीच में एंगल कितना बना हुआ है, थीटा। फिर आपने 11th में एक फॉर्मूला और भी पढ़ा होगा कि जब हम किसी 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उनका जो बेटा रिजल्ट आता है ना, वो होता है AB साइन थीटा। AB कितना होता है बेटा जी, साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है। अब हम करेंगे क्या, ये जो हमारा बायोट-सैवर्ट्स लॉ वाला फॉर्मूला है, आप मेरे कहने से इसमें r से मल्टीप्लाई और r से क्या कर दीजिए, डिवाइड। जब r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड करोगे तो ये टर्म बन जाएगी dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन कितना बेटा, 4 पाई, और नीचे बनेगा ये r क्यूब। कितना बनेगा बेटा, r क्यूब। और ये I को आप अभी एज इट इज रहने दो, लेकिन इसमें आया हुआ जो इतना पार्ट है, इतने पार्ट को बेटा मैं लिख सकता हूं dl वेक्टर क्रॉस में कितना बेटा, r वेक्टर। dl वेक्टर क्रॉस में r वेक्टर, क्योंकि जब इस फॉर्मूले को इसके बेसिस पर ओपन करोगे तो ये बन जाएगा dl r साइन थीटा। तो ये जो बेटा क्वेश्चन आपको दिया गया था, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, आप देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर होगा ना बेटा, वो होगा ऑप्शन ए। चलिए बच्चों देखते हैं अब आपके लिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बड़े ध्यान से आप लोग सुनेंगे। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है बेटा कि बायोट-सैवर्ट्स लॉ इंडिकेट्स दैट द मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट, मतलब कि बायोट-सैवर्ट्स लॉ के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो उसके वजह से बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो किस तरीके का होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपसे मैं एक छोटी सी बात कहूंगा कि बायोट-सैवर्ट्स लॉ के अंदर जो कंडक्टर होता है वो इस तरीके से होता है, और हम जो यहाँ पर पॉइंट मार्क करते हैं वो यहाँ पर होता है पॉइंट P। जब यहाँ पर करंट फ्लो होता है तो इसका मतलब ये बेटा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ, मूवमेंट होगा। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, या तो बेटा कंडक्टर में से करंट यदि ऊपर है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ होगा, नीचे की तरफ। अब जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बायोट-सैवर्ट्स लॉ की वजह से बेटा, यहाँ जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो या तो नॉर्मली आउटवर्ड मिलेगा या नॉर्मली कैसा मिलेगा, केवल इनवर्ट। 2 ही डायरेक्शन में मिल सकता है। तो यहाँ पर बेटा आप देखिए इसकी वेलोसिटी की, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डाउनवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, या तो नॉर्मली आउटवर्ड या नॉर्मली कैसा होगा बेटा, इनवर्ट। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो यहां पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी और मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। तो आप देखेंगे इसमें से जो ऑप्शन होगा ना बेटा, वो ऑप्शन होगा आपके लिए फर्स्ट, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के। चलिए फटाफट से अब हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर, मतलब थर्ड क्वेश्चन की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में बेटा ये कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग हैविंग n टर्न्स एट अ डिस्टेंस x ऑन इट्स एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू। अब इसके लिए आपके पास में 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं बेटा। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमारे पास में है ना एक सर्कुलर रिंग है बेटा, और इस सर्कुलर रिंग के अंदर कितने टर्न्स दिए गए हैं, n, और इस रिंग का जो अपना रेडियस है, वो आपको स्मॉल r दे रखा है बेटा। कितना दिया है, स्मॉल r। फिर हमने इस रिंग के अंदर से I करंट फ्लो किया, और इस रिंग के सेंटर से कुछ डिस्टेंस x पर
यहां एक पॉइंट मार्क कर लिया जिसे क्या नाम दे रहे हैं P। तो ये जो बेटा करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग है ना, ये इस पॉइंट P पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड आखिर कितना होगा वो आपको बेटा यहां पर बताना होगा। तो आपने बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जब हम किसी सर्कुलर कॉइल के अंदर से आई करंट फ्लो कराते हैं तो ये अपने सेंटर से एक्सिस पर मार्क किया गया जो पॉइंट है P, उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है ना, वो होता है बेटा B इक्वल्स टू μ0/2 NIR², और डिवाइड में होता है बेटा रेडियस का स्क्वायर प्लस ये होता है फिर बेटा पॉइंट सेंटर से पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, और उसकी भी पावर कितनी होती है 3/2। अब आप एक बात यहां पर गौर से देखेंगे, यहां पर बेटा जो B है क्या है बेटा B, क्योंकि μ0/2 N और I ये तो फिक्स दे रखे हैं आपको। तो बेटा इसमें से जो ऑप्शन होगा आप देखेंगे वो हो जाएगा B की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दिए हुए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, किसके बेटा NR² और अपॉन में हो जाएगा कितना बेटा R² प्लस X² की होल पावर 3/2 के। तो इसका जो ऑप्शन होगा बेटा वो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन C। चलिए बात करेंगे फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। नया सवाल आपके लिए ये है बेटा कि ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 0.40 एम्पियर। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। मतलब क्या है इस बात का मैं आपसे बताता हूं बेटा। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमारे पास में है एक सर्कुलर कॉइल और इस सर्कुलर कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न कितने दे रखे हैं बेटा जी 100। इस कॉइल का जो अपना रेडियस है, रेडियस वो दे रखा है बेटा 8 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और इसमें से बेटा हमने 0.4 एम्पियर का करंट फ्लो करा दिया। तो बताओ ये जो कॉइल है अपने सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, वो आपसे पूछा गया है। तो बड़े ही ध्यान से आपको सुनना है बेटा। आप सभी को ये पता है कि जब हम किसी सर्कुलर कॉइल में से जिसका रेडियस R होता है आई करंट फ्लो कराते हैं तो वो सर्कुलर कॉइल अपने सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है ना B, उसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बेटा μ0/2 I कितना R। तो इस फॉर्मूले का यूज करके बेटा हम यहां पर से अपने कैलकुलेशंस करेंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद क्योंकि हमारे पास में I भी है R भी है, μ0/2 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम सभी को पता है, तो सारी वैल्यूज को इसमें पुट करना है और पुट करके बेटा हमें अपना आंसर निकालना है और फिर दिए गए ऑप्शन से हमें ये मैच कर लेना है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपसे कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का अराउंड एनी क्लोज लूप वो कितना होता है, वो कितना होता है। बड़े ध्यान से देखेंगे बेटा, मैं एक बार फिर से बोल दूं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज लूप के लिए जो लाइन इंटीग्रल होता है वो कितना होता है। तो आप सभी ने बेटा एक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा कि जब किसी कंडक्टर के अंदर से हम आई करंट पास कराते हैं और ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बेटा हम यहां पर कितना लेते हैं B। तो एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है बेटा कि जब किसी कंडक्टर के अंदर से हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यदि उस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल किया जाए लूप के लिए तो उसकी वैल्यू जो होती है वो μ0 टाइम्स होती है बेटा करंट के, μ0 टाइम्स होती है करंट के, μ0 टाइम्स होती है बेटा किस चीज के, करंट के। तो यहां पर बेटा जो आपके लिए ये ऑप्शन नंबर B है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज लूप के लिए लाइन इंटीग्रल होगा वो μ0 टाइम्स होता है बेटा किसके, करंट के। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बेटा ऑप्शन B। चलिए बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है बेटा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड इज इंक्रीज्ड बाय, मतलब हमारे पास में है बेटा एक सोलेनॉइड, क्या है बेटा सोलेनॉइड। अब वो सोलेनॉइड अपने अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही होती है वो किस किस कंडीशन में इंक्रीज होगा, उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा कि मान लो हमारे पास में बेटा एक सोलेनॉइड है, क्या है बेटा जी ये सोलेनॉइड है, और जब हम इस सोलेनॉइड के अंदर से आई करंट फ्लो कराते हैं तो ये अपने अंदर किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है ना उसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला μ0 इंटू कितना होता है Ni। अब जरा पहला ऑप्शन देखेंगे। पहले ऑप्शन में कहा गया है बेटा डिक्रीजिंग इट्स रेडियस, मतलब सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या वो बढ़ सकता है इसकी रेडियस को डिक्रीज करने पर। तो बेटा आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है उसमें रेडियस की तो कोई टर्म ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन इसका हो नहीं सकता। बात करेंगे बेटा ऑप्शन B की, वो कह रहा है कि डिक्रीजिंग द करंट थ्रू इट, मतलब सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या वो इसके अंदर से फ्लो होने वाले करंट को डिक्रीज करने पर, क्या करने पर, डिक्रीज करने पर इंक्रीज होगा। लेकिन बेटा यहां पर हम यदि फॉर्मूले को देखें
तो बी तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है इसका। बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की। इन्होंने कहा है बेटा इंक्रीजिंग इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यदि हम इस सोलेनोइड के क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा दें तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर बी बेटा एरिया के भी कैसा है? इंडिपेंडेंट। अब बात करेंगे ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी में कहा गया है बेटा इंट्रोड्यूसिंग अ मीडियम ऑफ हायर परमिएबिलिटी, मतलब यदि हम इस सोलेनोइड के अंदर कोई एक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें जिसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हाई होती है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगा, मतलब इंक्रीज होगा? तो बेटा ये जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपको पता है जब हम किसी मैग्नेट के अंदर हायर परमिएबिलिटी का, जिसके लिए म्यू नॉट की वैल्यू, मतलब म्यू की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है बी की वैल्यू म्यू नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब यहां पर बेटा एक ऐसा मीडियम हम इंट्रोड्यूस करेंगे जिसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा हाई होती है, तो बेटा होगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। अब बात करेंगे बेटा हम फिर से एक नेक्स्ट सवाल की, तो देखिए जरा गौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है बेटा कि टोरॉइड इज, ऑप्शन वन टोरॉइड इज, ऑप्शन वन है बेटा रिंग शेप्ड क्लोज्ड सोलेनोइड, रिंग शेप्ड क्लोज्ड सोलेनोइड। तो बेटा इसका जो ये पहला ऑप्शन है यही करेक्ट है, क्योंकि आपको एक छोटी सी बात पता है, जब हम सोलेनोइड को बेंड करके उसकी एक सर्कुलर रिंग बना देते हैं तो जो रिंग फॉर्म होती है उसे बोला जाता है क्या बेटा? टोरॉइड। क्या बोला जाता है? टोरॉइड। चलिए बच्चों बात करेंगे नए सवाल की। नए सवाल में क्या कहा गया जरा ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है बेटा कि ए लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग अ करंट आई प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग द एक्सिस। If the current is doubled and the number of turns is halved, तो the new value of magnetic field is। इसका मतलब क्या मैं आपको बताता हूं बेटा। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि हमारे पास में एक सोलेनोइड है, जब उसमें से हम आई करंट फ्लो कराते हैं तो बेटा अपने अंदर एक बी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। उसके बाद में हमने क्या किया है कि सोलेनोइड के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न थे वो तो हमने घटा करके आधे कर दिए, और फ्लो होने वाला जो करंट है वो कर दिया है बेटा डबल। तो इतना चेंज करने के बाद में अब ये सोलेनोइड अपने अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी वो आपसे पूछा गया है। तो जरा ध्यान से देखेंगे बेटा इधर। मान लीजिए हमारे पास में इनिशियली ये एक सोलेनोइड है जिसके अंदर आए हुए नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? n। आए हुए नंबर ऑफ टर्न कितने हैं बेटा? n। और इसमें से जो फ्लो होने वाला करंट है मान लीजिए वो कितना है? i। और इस कंडीशन में होता ही है बेटा कि जब सोलेनोइड के हमें टर्न पता हो और फ्लो होने वाला करंट पता हो, तो वो जो सोलेनोइड अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है ना बी, उसका फॉर्मूला होता है बेटा म्यू नॉट इंटू कितना? ni। ये मैंने इक्वेशन नंबर कौन सी मान ली? 1। लेकिन फाइनली हमने क्या किया है बेटा, इसके अंदर आए हुए जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं n, वो डिक्रीज करके कितने कर दिए? n/2। और इसमें से फ्लो होने वाला जो करंट है वो कितना कर दिया बेटा? डबल, यानी i का कितना कर दिया? 2i। तो अब जो ये सोलेनोइड अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी B2, कितना करेगी बेटा? B2। वो लिखना है। फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू कितना? ni। तो म्यू नॉट तो रहेगा सेम, म्यू नॉट तो रहेगा सेम, लेकिन जो n है कितना है बेटा? n। वो n की जगह इस बार हमें पुट करना पड़ेगा n/, कितना? 2। लेकिन जो करंट है, करंट अब i की जगह कितना पुट करना पड़ेगा? 2i। तो इंटू में हो जाएगा बेटा वो 2i। कितना होगा बेटा वो? 2i। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहां पर B2 की जो वैल्यू है वो भी कितनी होगी बेटा? म्यू नॉट इंटू ni, म्यू नॉट इंटू ni। तो बेटा अब हम यहां पर ये देखेंगे कि जो ये हमारा B2 है कितना बेटा? B2, वो B2 भी बराबर आया है बेटा किस चीज के? इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड B के। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? आप ही जरा सेलेक्ट करके बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। वो दिए हुए ऑप्शंस में से आपको मैच करना है। बात करेंगे बेटा नए ऑप्शन की, सॉरी नए क्वेश्चन की। अब न्यू क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेटा ये है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल अंडरगोइंग अ सर्कुलर मोशन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। मतलब क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे बेटा। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक चार्ज पार्टिकल है, जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराते हैं सर्कुलर मोशन में, तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो किस किस चीज के इंडिपेंडेंट होता है? किस किस चीज के इंडिपेंडेंट होता है? तो आपने बेटा एक छोटी सी बात पढ़ी होगी कि जब किसी क्यू चार्ज के पार्टिकल को बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से हम मूव कराते हैं और वो पार्टिकल बेटा सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है। कैसे पाथ में मूव करता है? सर्कुलर पाथ में। तो सर्कुलर पाथ के लिए जो मान लो सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है? r। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है ना, टाइम पीरियड t, उसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बेटा 2πm/qb। 2πm अपॉन कितना बेटा? qb। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर
इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम एक छोटी सी बात लिख सकते हैं कि जो टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किस चीज के, एम के। टी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा, क्यू के। और टी की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बेटा किस चीज के, मैग्नेटिक फील्ड के। तो अब आप बात करेंगे जरा पहले ऑप्शन की। तो पहले ऑप्शन में ये कहा गया है कि जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट होगा पार्टिकल की स्पीड के, पार्टिकल के चलने की स्पीड के। तो आप यहां पर देख रहे हैं बेटा कि जो टाइम पीरियड है उसमें वेलोसिटी की तो कोई टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट होगा किस चीज के बेटा, वेलोसिटी के। चलिए बाकी ऑप्शंस को भी चेक करते हैं। इन्होंने कहा है कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, बी पार्ट में कहा है मास के, लेकिन यहां फॉर्मूले में देखें तो टाइम पीरियड तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और जो इसका ऑप्शन सी है इसमें कहा गया है कि जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट होगा चार्ज के, लेकिन यहां पर यदि देखा जाए तो टाइम पीरियड तो बेटा चार्ज पर डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और फोर्थ ऑप्शन है बेटा मैग्नेटिक फील्ड के इंडिपेंडेंट है क्या, नहीं। यहां पर देखें तो टाइम पीरियड बेटा मैग्नेटिक फील्ड के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और क्वेश्चन में कह रहा है वो क्या, इंडिपेंडेंट। तो ये ऑप्शन भी क्या है बेटा इसका, गलत है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो केवल कौन सा होगा, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, ऑप्शन ए। चलिए बच्चों बात करेंगे नए सवाल की। नया सवाल आप लोगों के लिए ये है कि ए टोरॉइड हैविंग 200 टर्न्स कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, द एवरेज रेडियस ऑफ टोरॉइड इज 10 सेंटीमीटर, तो द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द ओपन स्पेस इनसाइड द टोरॉइड इज। मतलब क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा बड़े ही ध्यान से सुनेंगे आप। क्वेश्चन में बेटा ये कहा गया है कि हमारे पास में एक टोरॉइड है, क्या है बेटा जी, एक टोरॉइड है, ये है हमारे पास में टोरॉइड। इस टोरॉइड के लिए बेटा आपको नंबर ऑफ टर्न दे दिए गए हैं कितने, 200। नंबर ऑफ टर्न की वैल्यू कितनी दे दी, 200। इन्होंने इस टोरॉइड के अंदर से जो करंट फ्लो कराई है वो कितनी दे रखी है बेटा, 1 एम्पियर। कितनी दे रखी है बेटा जी, 1 एम्पियर। और टोरॉइड का जो एवरेज रेडियस है वो दे रखा है आपको कितना बेटा, 10 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, एवरेज रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर। फिर इन्होंने पूछा ये है बेटा कि टोरॉइड के अंदर जो ये फ्री स्पेस है ना, इस फ्री स्पेस में यदि मैं यहां पर कोई एक पॉइंट मार्क करूं तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो बताया, वो आपको बताना है। तो आपको याद होगा बेटा कि जो टोरॉइड होता है, क्या होता है बेटा, टोरॉइड। जब हम टोरॉइड के अंदर से करंट फ्लो कराते हैं ना तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है वो सिर्फ अपने अंदर ही अंदर वाले पॉइंट्स पर करता है। जो फ्री स्पेस होता है, क्या होता है बेटा, फ्री स्पेस, चाहे वो अंदर की साइड वाला ये वाला फ्री स्पेस हो या बाहर की साइड वाला ये फ्री स्पेस हो, इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करता। तो इसका जो आंसर होगा ना बेटा वो होगा 0। कितना होगा, 0। इसमें जो डेटा गिवन है बेटा ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए है। हमें सीधा याद रखना है कि टोरॉइड के लिए जो फ्री स्पेस होता है, चाहे फ्री स्पेस बाहर वाला हो या फ्री स्पेस हो अंदर वाला, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है बेटा कितनी, 0। कितनी होती है बेटा, 0। चलिए बात करेंगे नए सवाल की। नया सवाल आप लोगों के लिए ये है बेटा कि लॉरेंज फोर्स कैन बी करेक्टली एक्सप्रेस्ड बाय द रिलेशन। मतलब आपको यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और उन 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करके ये बताना है कि लॉरेंज फोर्स के लिए लिखा हुआ कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो बड़े ध्यान से देखेंगे बेटा। पहले हम बात करेंगे आपसे कि लॉरेंज फोर्स होता क्या है। लॉरेंज फोर्स होता क्या है, आप लोग सभी बेटा एक छोटी सी बात ये जानते हो। मान लीजिए हमारे पास में एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसा रीजन है जहां पर एक तो प्रेजेंट है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी स्पेस में उसी रीजन में प्रेजेंट है बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड, क्या प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारे पास में एक पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना है, क्यों। अब मैंने क्या काम किया, उसे इस रीजन में से पास किया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और है बेटा कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये पार्टिकल यहां से चल करके जाएगा इस तरीके से, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये इस पार्टिकल के ऊपर अपना इफेक्ट डालेगा, तो एक फोर्स तो लगाएगा इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मैंने मान लिया बेटा वो कितना है, Fe। अब जैसे ही ये पार्टिकल इस स्पेस में से जाएगा तो एक फोर्स तो इस पर किसने लगाया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ने, तो दूसरा कौन लगाएगा इस पर, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पार्टिकल के ऊपर दोनों ही ये फील्ड बेटा मिलकर अपना अपना इफेक्ट डालेंगे। तो पार्टिकल पर एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और एक लगेगा किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इस पार्टिकल पर जो टोटल फोर्स लगेगा ना वो होगा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू कौन सा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। इस कंडीशन में पार्टिकल पर जो लगने वाला टोटल फोर्स है, इस टोटल फोर्स को ही बोला जाता है बेटा जी लॉरेंज फोर्स। क्योंकि आप सभी ये भी जानते हो बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पार्टिकल पर फोर्स लगाता है उसकी वेक्टर फॉर्म होती है Q इंटू ई वेक्टर, Q इंटू ई वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होता है FB वो होता है बेटा Q V क्रॉस कितना बेटा, B वेक्टर, ये होता है इतना, आपने पढ़ा होगा बेटा लास्ट टाइम।
अब होगा ऐसा, इन दोनों वैल्यूज को उठाकर आप यहां पुट कर दीजिए। तो एफ ई की जो वैल्यू होगी वो क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस हो जाएगा कितना बेटा, एफ बी। और एफ बी आपने कितना कैलकुलेट किया, ये है बेटा क्यू, और इंटू में आएगा वी वेक्टर क्रॉस में कितना बेटा जी है, बी वेक्टर। दोनों में से क्यू क्या है बेटा यहां पर, कॉमन। क्यू क्या है यहां पर, कॉमन। तो जब क्यू को कॉमन बाहर ले लोगे तो ये बनेगा ई वेक्टर प्लस में वी, और इंटू में होगा, सॉरी वी तो क्यू तो हमने बाहर ले लिया कॉमन, तो ये हो जाएगा कितना बेटा, वी वेक्टर क्रॉस कितना बेटा, बी वेक्टर। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा ना बेटा, ये होगा लॉरेंज फोर्स के लिए राइट एक्सप्रेशन, ये होगा लॉरेंज फोर्स के लिए राइट एक्सप्रेशन। तो मैच करेंगे ये ऑप्शन कौन सा है बेटा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये जो ऑप्शन है बेटा ये है हमारा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। बोले तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट। ऑप्शन ए आपका क्या होगा बेटा, करेक्ट होगा। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बच्चों एक नया सवाल फिर से है आपके लिए। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ स्मॉल एल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। आगे इन्होंने पूछा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज इक्वल्स टू। मतलब क्या है बेटा, मैं आपसे डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास में करंट कैरिंग कंडक्टर है और फिर उस करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली प्लेस कर दिया, तो उस कंडक्टर पर फोर्स कितना एक्ट करेगा वो फोर्स आपको बताना है। हाँ जी बेटा, आप सामने देखिए और बताइए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि कंडक्टर पर फोर्स कितना लगेगा। बेटा बड़े ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए आप सभी एक छोटी सी बात जानते हो बेटा कि मान लीजिए हमारे पास में कोई एक कंडक्टर है, क्या है बेटा, एक कंडक्टर, और ये होगी कंडक्टर की अपनी एक्सिस। मान लो मैंने कंडक्टर के अंदर से इस डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो कराया, आई, और साथ में मान लीजिए इस कंडक्टर की जो अपनी लेंथ है वो कितनी है, एल। और आपने फिर ये भी पढ़ा है बेटा कि जब हम किसी एल लेंथ के करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, किसके अंदर प्लेस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और कुछ इस तरीके से प्लेस करते हैं कि वो यहां पर एंगल कितना बनाता है, थीटा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और जो फोर्स यहां पर लगता है ना, उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है बेटा आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर की एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा। लेकिन क्वेश्चन में जो हमारा ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के पैरेलल है। तो आप ही मुझे बताइए बेटा कि जब मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के पैरेलल होगा तो उस कंडीशन में थीटा कितना होगा, जल्दी बताइए। हाँ जी आप भी सुनेंगे बेटा, कितना एंगल कितना बनेगा, वो होगा बेटा जी 0 डिग्री। कितना होगा, 0। जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो थीटा कितना बनेगा, 0। और यहां से बेटा यदि हम थीटा को कितना पुट कर दें, 0, तो यहां पर लगने वाला जो फोर्स है वो भी कितना आएगा, 0। तो आप अपना ऑप्शन मैच करेंगे और बताएंगे सही ऑप्शन क्या होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है बेटा ऑप्शन ए। चलिए बच्चों बात करते हैं नए सवाल की। नया सवाल आपके लिए कुछ इस तरीके से है कि 2 लॉन्ग कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल d कैरीज करंट I1 एंड I2 इन द सेम डायरेक्शन, दे एक्सर्ट अ फोर्स कैपिटल F ऑन ईच अदर। मतलब हमारे पास में 2 पैरेलल वायर्स हैं जो एक दूसरे के हमने पैरेलली प्लेस किए, फिर उनमें से सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराई है I1 और कितनी बेटा, I2। तो वो दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को कितना फोर्स लगाकर अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैपिटल F। आगे क्या कहा गया जरा ध्यान से सुनेंगे। आगे इन्होंने कहा है कि नाउ द करंट इन वन ऑफ देम इज इंक्रीज्ड टू 2 टाइम्स। मतलब किसी एक कंडक्टर में से फ्लो होने वाली करंट आपको कितनी करनी है, डबल। फिर इन्होंने आगे कहा बेटा एंड इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, और उसकी डायरेक्शन भी क्या कर देनी है, रिवर्स करनी है। फिर इन्होंने आगे कहा है कि द डिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स। मतलब दोनों कंडक्टर्स के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना करना है, इंक्रीज करके 3 टाइम्स कर देना है। तो बताना है कि न्यू फोर्स कितना एक्ट करेगा, न्यू फोर्स कितना एक्ट करेगा। जरा बेटा क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आपको देखना है, निगाहें थाम कर बैठना, निगाहें थाम कर बैठना, क्योंकि क्वेश्चन बेटा बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए इधर कंडीशन में ये कहा गया है बेटा, जो कंडीशन है वो ये दी गई है कि हमारे पास में ये 2 कंडक्टर्स हैं जो एक दूसरे के हमने पैरेलली रखे, और इनमें से बेटा पहले हमने सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराई। पहले वायर में से जो करंट फ्लो कराई है वो I1 है, और दूसरे में जो करंट फ्लो कराई है वो I2 है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल d गिवन है। तो इस कंडीशन में इन कंडक्टर्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो F है। कितना है बेटा, कैपिटल F। बाद में फिर इन्होंने ये कहा कि अब जो ये 2 वायर्स थे, इन दोनों वायर्स के बीच में से बीच का जो सेपरेशन है वो 3 टाइम्स इंक्रीज कर देना है। तो d से चेंज करके कितना करना है, 3d।
अब इसमें से किसी एक कंडक्टर के अंदर से फ्लो होने वाली जो करंट है वो आपको डबल करनी है। कितनी करनी है बेटा? डबल। तो यहां से मान लो जो I1 था वो मैंने अब कर दिया कितना? 2I1, और साथ में कहा गया था डायरेक्शन भी कैसी करनी है? रिवर्स। तो पहले आपने इसमें से डायरेक्शन ऊपर थी तो अब क्या दिखाओगे? नीचे की तरफ। लेकिन दूसरे की जो डायरेक्शन है और करंट है वो बिल्कुल सेम रहेंगे, तो ये रहेगा I2। तो अब इस कंडीशन में जो कंडक्टर्स के बीच में फोर्स लगेगा वो फोर्स F डैश कितना होगा वो आपसे पूछा गया है। वो फोर्स आपसे पूछा गया है। तो बेटा होता ऐसा है, बड़े ही ध्यान से देखेंगे बेटा, सामने निगाहें बनाए रखिए तभी कुछ समझ में आएगा। सामने देखिए सभी, एक बार देखिए इधर। आपने एक छोटी सी बात पढ़ी होगी कि जब दो पैरेलली रखे गए कंडक्टर्स को, जब दो पैरेलली प्लेस किए गए कंडक्टर्स में से सेम डायरेक्शन में हम करंट फ्लो कराते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है ना, उस फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बेटा F इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 और अपॉन में होता है R। जब हमने डेरिवेशन किया था तो उसमें सेपरेशन लिया था बेटा स्मॉल r, लेकिन यहां पर वो जो सेपरेशन है वो स्मॉल r ना देकर कितना दे रखा है? d। तो ये चीज यहां से कन्वर्ट होगी और ये बन जाएगी बेटा कितनी? d। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम यहां दो इक्वेशंस बनाएंगे। मान लीजिए ये जो कंडीशन थी ये थी हमारी इनिशियल। कौन सी थी? इनिशियल। चेंज करने के बाद में ये जो कंडीशन बनी है ये कौन सी है बेटा? फाइनल। तो पहले इस फॉर्मूले को आप यहां पर r ही रहने दीजिए। इस फॉर्मूले को पहले हम लिखेंगे इनिशियल कंडीशन के लिए। किसके लिए बेटा? इनिशियल कंडीशन के लिए। तो इनिशियल कंडीशन के लिए जो f है वो तो f दे ही रखा है बेटा। कितना दे रखा है? f गिवन है। तो इसमें से पहले आएगा बेटा कितना? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। म्यू नॉट अपॉन कितना आएगा? 2 पाई। फिर आएगा बेटा I1 पहला करंट, लेकिन यहां पर पहला करंट है कैपिटल I1। आएगा दूसरा करंट कितना है बेटा? कैपिटल I2। और आता है बेटा जी बीच का सेपरेशन, हम लेते हैं r और यहां दे रखा है कितना? d। तो ये हो जाएगा स्मॉल d। तो ये होगा बेटा इनिशियल कंडीशन में लगने वाला फोर्स, और मैंने इसे नाम दे दिया 1 इक्वेशन। अब इसी फॉर्मूले को आप यहां पर बेटा फाइनल कंडीशन के लिए भी लिखिए। किसके लिए लिखिए? फाइनल कंडीशन के लिए भी लिखिए। जब हम इस चीज को फाइनल कंडीशन के लिए लिखेंगे तो ये फॉर्मूला में जो f है वो यहां पर फाइनल कंडीशन के लिए हमने कितना लिया बेटा जी? f डैश। तो ये बन जाएगा f डैश इक्वल्स टू, पहले आएगा कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन कितना? 2 पाई। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बेटा जी सामने देखते रहें सभी। फिर आएगा पहला करंट I1। अब यहां पर पहला जो करंट है बेटा वो कितना है? 2 ऑफ I1। तो इनटू में लिखेंगे बेटा 2 टाइम्स कितना? I1। फिर होगा बेटा दूसरा करंट I2, और दूसरा करंट मेरे बेटा जी यहां पर कितना है? वो I2 है, कैपिटल I2। कैपिटल I2 डिवाइड में आएगा सेपरेशन। यहां पर सेपरेशन r होता है लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? वो 3d। तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा बेटा कितना? 3d। अब अगर मैं इसे और भी थोड़ा सा लिखना चाहूं तो आप मेरे कहने से 2 और 3 को 2/3 को बाहर लिखिए। तो मैं इसे थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2/3 और इंटू में ये हो जाएगा बेटा कितना? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और ये हो जाएगा I1 I2 और डिवाइडेड बाई कितना होगा बेटा? डिवाइड बाई होगा d। लेकिन अब आप एक छोटी सी बात देखेंगे बड़े ही ध्यान से। जो पार्ट यहां पर लिखा है वो इक्वेशन नंबर 1 में सेम यहां पर भी लिखा है। जो पार्ट यहां पर मैंने लिखा है वो ही सेम पार्ट इक्वेशन नंबर 1 में यहां पर भी लिखा गया है। तो बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि यूजिंग फर्स्ट कि फर्स्ट इक्वेशन का यूज कीजिए, जब आप फर्स्ट इक्वेशन का यूज करोगे तो यहां से जो f डैश की वैल्यू आएगी वो 2/3 तो ये बचा हुआ, 2/3 तो ये बचा हुआ, और इतने पार्ट को क्या लिख सकता हूं मैं बेटा? f। क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? f। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा ना बेटा, फोर्स का जो क्या होगा? मैग्नीट्यूड, वो होगा इतना। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो होगा कितना? इतना। पर लेकिन मेरे बेटा सबसे बेहद जो पॉइंट है इस क्वेश्चन का वो ये है कि पहले कंडीशन में कंडक्टर के अंदर से फ्लो होने वाली करंट सेम डायरेक्शन में। बेटा जी बेटा निगाहें थाम कर देखें, ठीक है? एक एक बात को गौर से सुने, क्वेश्चन का मेन पॉइंट है ये जो बोलने जा रहा हूं। यहां पर जो बेटा करंट है वो कैसी डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में। कैसी डायरेक्शन में? सेम। लेकिन बाद में फाइनली हमने करंट की डायरेक्शन कैसी कर दी? रिवर्स। जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो जो फोर्स का नेचर है वो बेटा रिपल्सिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रिपल्सिव। जो नेचर फोर्स का इस कंडीशन में था उसका जस्ट अपोजिट इस कंडीशन में मिलेगा। तो बेटा इसीलिए हमें यहां पर यूज करना पड़ेगा कौन सा साइन? नेगेटिव साइन। जब नेगेटिव साइन आएगा तो आप अपने ऑप्शंस चेक करेंगे बेटा,
तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होंगे ना वो होगा आपके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी। बेटा एक एक चीज को आप बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है ना। और जब आप क्वेश्चंस को पढ़ा करें तो बेटा एक काम जरूर करना है, वीडियो को बीच में से पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद पहले क्वेश्चन को तसल्ली पूर्वक बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे। एक एक ऑप्शन पहले आपको सही से पढ़ना है, उसके बाद में वीडियो प्ले करके आपको सारे ऑप्शंस चेक करने हैं, सॉल्यूशन चेक करना है और साथ के साथ बेटा वो कॉपी में भी नोट डाउन करना है, तभी कामयाबी मिलेगी बेटा, ठीक है। चलिए बच्चों फिर से देखेंगे एक नया सवाल आपके लिए क्या है। सवाल में कहा गया है कि एक करंट कैरिंग स्क्वायर लूप इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ द लूप। आगे इन्होंने कहा है बेटा कि इफ द फोर्स ऑन वन आर्म ऑफ द लूप इज कैपिटल एफ देन द नेट फोर्स ऑन द रिमेनिंग 3 आर्म ऑफ द लूप इज। मतलब क्या है इस बात का मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन में बेटा ये कहा गया है कि हमारे पास में एक स्क्वायर शेप की लूप है, उसे हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो उस लूप की किसी एक साइड पर कैपिटल एफ फोर्स एक्ट करता है। तो बताना हमें ये है कि जो उसकी बची हुई तीन साइड्स होंगी उनके ऊपर कितना कितना फोर्स लगेगा। तो बेटा समझने वाली बात यहां पर ये होगी, सबसे मेन बात होगी, वो मेन बात क्या है एक बार बड़े ध्यान से सुनना। होता यह है कि जब हम एक स्क्वायर शेप की लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो बेटा उस लूप के ऊपर केवल टॉर्क एक्ट करता है। क्या एक्ट करता है बेटा, टॉर्क। और उस लूप के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो नेट फोर्स होता है 0। कितना होता है, नेट फोर्स कितना होता है, 0। तो क्योंकि उसकी एक साइड पर फोर्स कितना लगा, कैपिटल एफ। कितना लगा बेटा, कैपिटल एफ। और टोटल फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो जो अपोजिट वाली साइड होगी ना, कौन सी वाली साइड होगी, अपोजिट वाली साइड, उस पर जितना फोर्स लगा है पहली साइड पर, उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड पर भी एग्जैक्टली उतना ही फोर्स लगना चाहिए, लेकिन कैसी डायरेक्शन में, अपोजिट में। तभी दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा बेटा, 0। तो उस कंडीशन में नेट फोर्स हो जाएगा 0 और कॉइल पर केवल क्या एक्ट करता रहेगा, टॉर्क। तो इसके लिए जो आंसर होगा ना बेटा, वो आंसर होगा आपके लिए क्या बेटा, कि जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में होगा और उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा बेटा ऑप्शन बी, -f। चलिए बात करेंगे नए सवाल की। नया सवाल आप लोगों के लिए ये है कि ए गैल्वेनोमीटर एक्टिंग एज अ वोल्टमीटर शुड हैव, मतलब एक गैल्वेनोमीटर है वो वोल्टमीटर की तरह एक्ट करवाना है, तो उसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो मैं आपसे बता दूं, आपको यह बात पता होगी कि यदि हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर की तरह यूज करना चाहें तो उसके लिए बेटा हमें एक हाई रेजिस्टेंस वायर, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाना पड़ता है, तब जाकर के बेटा जो गैल्वेनोमीटर है वो बिहेव करता है किसकी तरह, वोल्टमीटर की तरह। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। तो इसमें से ऑप्शन ए बेटा आपका ये है कि लो रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो ये तो कंडीशन हो नहीं सकती। ऑप्शन बी में कह रहा है लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो पहले नंबर तो कि रेजिस्टेंस जो लगाना होता है वो हाई लगाना होता है, और वो उसको कैसे कॉम्बिनेशन में, सीरीज में। तो ये कंडीशन आपकी ऑप्शन सी में फुलफिल हो रही है, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट्स कॉइल। तो बेटा इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए बात करिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाई, मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाई, मतलब किसी भी एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड केवल कब प्रोड्यूस होगा। उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में कहा गया है स्टैटिक चार्ज, दूसरे में कहा गया है मूविंग चार्ज, तीसरा ऑप्शन है बेटा ऑसिलेटरी चार्जेस, और ऑप्शन डी में कहा गया है बोथ बी एंड कौन सा, सी। इसका मतलब क्या है, देखिए होता ऐसा है बेटा, होता ऐसा है कि यदि कोई चार्ज स्टेशनरी है, कैसा है बेटा, स्टेशनरी है, तो बेटा वो केवल सोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका सोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन जब कोई एक चार्ज मूव कर रहा होता है तो मूव करते समय बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो सोर्स होगा ही होगा, और साथ में वो सोर्स होगा बेटा किस चीज का, मैग्नेटिक फील्ड का भी। क्यों, क्योंकि जब चार्ज मूव करेगा तो करंट फ्लो होगा, और जहां करंट होता है वहां पर क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। तो एक तो ऑप्शन इसका क्या हो गया, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, ऑप्शन बी हो गया, मूविंग चार्ज वाला। लेकिन ऑप्शन सी में भी कंडीशन है ऑसिलेटरी चार्ज। जब चार्ज ऑसिलेट करता है तो मतलब वो मोशन में होता है, तो ऑसिलेटरी चार्ज भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, ऑसिलेटरी चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 34 के लिए ऑप्शन बी भी ठीक है और ऑप्शन सी भी ठीक है। लेकिन ऑप्शन डी में यह कहा गया है कि बी और सी क्या इसके दोनों आंसर हैं, तो बेटा ऑप्शन डी ही इसका क्या होगा, करेक्ट, क्योंकि इसमें बी भी इंक्लूड है और सी भी इंक्लूड है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बेटा ऑप्शन डी।
चलिए बात करेंगे एक नए सवाल की। अब नया सवाल आप लोगों के लिए ये है बेटा कि ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी, मतलब एक चार्ज पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है आपको कैपिटल बी। फिर इन्होंने कहा है कि इट्स इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद बी, मतलब जब चार्ज पार्टिकल ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री की तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ में कितना एंगल बनाया था, 45 डिग्री। तो फिर इन्होंने कहा है बेटा द पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी, पार्टिकल का पाथ कैसा होगा। बड़े गौर से सुनेंगे। हम बेटा ये जानते हैं कि मान के चलो हमारे पास में एक मैग्नेटिक फील्ड है, रफली मान लिया मैंने कि वो नॉर्मली इनवर्ट्स है। कितना है बेटा, नॉर्मली इनवर्ट्स है। तो जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल को एग्जैक्टली इनिशियल वेलोसिटी से ऐसे एंटर कराएं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी का जो वेक्टर होगा, इनिशियल वेलोसिटी का जो वेक्टर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसा होता है बेटा, परपेंडिकुलर। इनिशियल वेलोसिटी के कैसा होता है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। तो उस कंडीशन में जो पार्टिकल होता है ना वो किस तरीके का पाथ फॉलो करता है बेटा, सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। कैसा, सर्कुलर पाथ। लेकिन यदि बेटा हम चार्ज पार्टिकल की एंट्री मैग्नेटिक फील्ड में लेस देन 90 डिग्री से करा दें, लेस देन 90 डिग्री पर कराएं, मतलब एंगल एग्जैक्टली 90 नहीं होनी चाहिए, उससे कम होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जो बेटा इस चार्ज पार्टिकल का पाथ होता है ना वो बन जाता है हेलिकल। कैसा होता है, हेलिकल, हेलिकल पाथ होता है बेटा। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन होगा ना वो है बेटा ऑप्शन डी। चलिए बात करेंगे एक नए क्वेश्चन की। नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेटा ये है कि इक्वल करंट इज बीइंग पास्ड थ्रू टू वेरी लॉन्ग एंड स्ट्रेट पैरेलल वायर्स इन द सेम डायरेक्शन, मतलब हमारे पास में दो ऐसे कंडक्टर हैं जो एक दूसरे के तो पैरेलली रखे गए हैं और वेरी लॉन्ग हैं, फिर उनमें से हमने सेम डायरेक्शन में करंट पास करा दी। तो बताना ये कि उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसका नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, बोथ अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, या नन ऑफ द एबव। तो बेटा मैं आपको बता दूं, जब हम दो पैरेलल वायर्स में से सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो कराते हैं तो वो दोनों वायर्स एक दूसरे को करते हैं बेटा अट्रैक्ट। क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो इसके लिए जो आपका ऑप्शन बनता है वो है बेटा ऑप्शन ए।